हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बबीता हेयर एंड वेलकम टू वन क्लासेस। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं, कहाँ रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवों की जैसे जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ, इनकी कुछ इमेज देखी थी हमने, कुछ स्ट्रक्चर देखी थी कि ये कैसे दिखते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं और कैसे हार्मफुल हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं, लाभदायक हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आपने अपने घर के अंदर अपनी मदर को दूध के अंदर थोड़ा दही डालते हुए देखा होगा। तो वो दूध के अंदर थोड़ा दही डालते हैं और सुबह उठकर जब देखते हैं तो वो पूरा दूध दही में कन्वर्ट हुआ मिलता है, दही जमा हुआ मिलता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। इसके लिए कौन सा सूक्ष्म जीव उपयोगी है? उस सूक्ष्म जीव का नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, वो क्या करता है? दही के अंदर पाया जाता है। और जैसे ही हमने दूध के अंदर दही डाला तो वो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो जनन करके खूब सारे बैक्टीरिया को जन्म देता है और दही जमने में सहायक होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो लैक्टोबैसिलस है वो हमारे लिए कितना उपयोगी है। दूसरा, जो जीवाणु हैं जैसे बेकिंग उद्योग में काम में आते हैं। बेकिंग उद्योग जैसे केक बनाते हैं, पेस्ट्रीज, पाव, ये सब जो बनाते हैं, ब्रेड वगैरह ये बनाते हैं, इनके अंदर भी बैक्टीरिया काम में आते हैं। इनके अंदर जो बैक्टीरिया काम में आता है, जो सूक्ष्म जीव काम में आता है, वो सूक्ष्म जीव होता है ईस्ट। ये जो सूक्ष्म जीव है ये क्या करता है? जो मैदा है उसको फुला देता है, उसको फ्लफी बना देता है और उस मैदे से क्या बनाया जाता है? ब्रेड, केक, पाव या पेस्ट्रीज वगैरह बनाई जाती हैं। तो इसके लिए हम पहले करते हैं एक एक्टिविटी। एक बर्तन लेते हैं, उस बर्तन के अंदर मैदा डालते हैं। बर्तन में हमने आधा केजी मैदा लिया, उसके अंदर 2-3 चम्मच हमने डाला चीनी के साथ साथ उसमें थोड़ा गर्म पानी डालते हैं। इसमें थोड़ा गर्म पानी डाला हमने, फिर 1 चम्मच या आधा चम्मच इसमें हमने डाला ईस्ट पाउडर। ये क्या है? एक तरीके का सूक्ष्म जीव है। ये सूक्ष्म जीव हमने इसमें ऐड किया। अब इस बर्तन को हमने ऊपर से ढक दिया। 2-3 घंटे बाद जब हम देखेंगे तो ये जो मैदा है ये मैदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये मैदा ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? किसके कारण दिखाई देता है? ईस्ट के कारण दिखाई देता है। क्योंकि इसके अंदर जो हमने आधा चम्मच ईस्ट का पाउडर डाला था वो ईस्ट का पाउडर क्या करता है? जनन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इसके अंदर जाएगी तो बुलबुलों के रूप में क्या होगा? मैदा ऊपर उठ जाएगा। अब ये जो मैदा है इससे क्या बनाया जाएगा? केक और ब्रेड बनाई जाएगी। तो आपको पता चला कि जो सूक्ष्म जीव है उसका उपयोग बेकिंग उद्योग में भी होता है, केक और पेस्ट्रीज बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये हमने इस एक्टिविटी के माध्यम से सीख लिया। तो पहला यूज तो क्या हो गया? दूध से दही बनना और बेकिंग उद्योग में इसका उपयोग हो गया। सेकंड जो इसका यूज है सूक्ष्म जीवों का वो है वाणिज्यिक उपयोग। आपने कभी सुना होगा कि जो चीनी है उससे शराब बनाई जाती है, अल्कोहल बनाया जाता है। तो चीनी से अल्कोहल कौन सी क्रिया के द्वारा बनाया जाता है? फर्मेंटेशन क्रिया के द्वारा बनाया जाता है, किण्वन क्रिया के द्वारा बनाया जाता है। अब ये किण्वन करता कौन है? सूक्ष्म जीव करते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि किण्वन होता क्या है। किण्वन क्या होता है? जो सूक्ष्म जीव हैं वो सूक्ष्म जीव कई कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नए यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। नए यौगिकों में परिवर्तित करने की जो ये प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है, फर्मेंटेशन कहलाती है। और जो ये सूक्ष्म जीव जो किण्वन करते हैं इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? किण्व कहते हैं, यानी फर्मेंट कहते हैं। तो आपको पता चल गया कि किण्वन क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अब शराब का निर्माण कैसे होगा? अल्कोहल का निर्माण कैसे होगा? गेहूं, चावल या कुछ फल जैसे अंगूर, एप्पल, ये सब, इनके अंदर जो प्राकृतिक शर्करा पाई जाती है, इस प्राकृतिक शर्करा के अंदर ईस्ट मिलाकर क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है शराब और अल्कोहल का। कैसे किया जाता है? इसके लिए भी एक एक्टिविटी करते हैं। एक बीकर लेते हैं,
बीकर को आधे से ज्यादा पानी से भर लेते हैं। इसके अंदर डालते हैं 2 चम्मच चीनी। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे ईस्ट पाउडर। इसको ऊपर से ढककर हमने रख दिया। 3-4 घंटे के बाद जब हम इसको देखेंगे तो इसके अंदर एक गंध निकलेगी। वो जो गंध होती है, वो जो स्मेल होती है, वो किसकी होती है? अल्कोहल की होती है। वो स्मेल अल्कोहल की होती है, क्योंकि इसके अंदर जो हमने चीनी डाली थी और जो ईस्ट पाउडर डाला था, उस चीनी का क्या हो गया? किण्वन हो गया। किसने किया? ईस्ट ने किया, जो कि क्या है? एक सूक्ष्म जीव है। तो ईस्ट जो सूक्ष्म जीव है, उसने चीनी का किण्वन करके क्या किया? शराब, अल्कोहल का निर्माण कर दिया। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि कैसे सूक्ष्म जीव हैं वो वाणिज्यिक तरीके से काम में आते हैं, कैसे उनसे शराब या अल्कोहल बनती है। तो ये यूज हो गया हमारा शराब या अल्कोहल बनाने में सूक्ष्म जीव कैसे उपयोगी हैं। देखिए एक बार आप, मित्रविद सूक्ष्म जीव। सबसे पहले देखो दही व ब्रेड का बनना। तो दही व ब्रेड का बनने के लिए कौन सा जीवाणु काम में आता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु काम में आता है। फिर देखिए ईस्ट तथा कुछ जीवाणु बेकिंग उद्योग में उपयोग होते हैं। ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान CO2 गैस उत्पादित करते हैं, जिससे केक, ब्रेड और पाव बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, वाणिज्यिक उपयोग। वाणिज्यिक उपयोग में क्या होता है? शराब का निर्माण होता है, अल्कोहल का निर्माण होता है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल, शराब व एसिटिक अम्ल बनाने में किया जाता है। किण्वन। किण्वन किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में कई कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नए यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया फर्मेंटेशन कहलाती है, किण्वन कहलाती है। अल्कोहल और शराब का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? देखो गेहूं, चावल एवं फलों में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट के किण्वन द्वारा अल्कोहल व शराब उत्पादित की जाती है। अब जो ये किण्वन की जो खोज है वो करी थी एक वैज्ञानिक हैं लुई पाश्चर। तो लुई पाश्चर जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने सबसे पहले किण्वन की खोज की थी। नेक्स्ट जो सूक्ष्म जीव है उनका यूज आता है औषधीय उपयोग। तो औषधीय यानी मेडिसिन में के अंदर सूक्ष्म जीवों का क्या उपयोग है? जैसे हम कभी बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक के कैप्सूल देता है या इंजेक्शन देता है, पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाता है या और कोई एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाता है। तो वो जो प्रतिजैविक का इंजेक्शन है, वो प्रतिजैविक किससे बनता है? वो प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों से बनता है। वो प्रतिजैविक क्या करेगा? वो प्रतिजैविक हमारे शरीर में जो रोगाणु हैं, जो रोग कारक हैं, जो रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव हैं, उनको नष्ट कर देगा या उनकी वृद्धि को रोक देगा। अब जो प्रतिजैविक हैं वो बनते कैसे हैं? ये जो प्रतिजैविक हैं ये सूक्ष्म जीवों से ही बनते हैं। सूक्ष्म जीवों से बनते हैं वो सूक्ष्म जीव जो मृत अवस्था में होते हैं या फिर जो निष्क्रिय होते हैं। ये जो प्रतिजैविक हैं वो बनते कैसे हैं? तो प्रतिजैविक है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही बनते हैं, यानी कई प्रकार के ऐसे बैक्टीरिया होते हैं और कई प्रकार के ऐसे कवक होते हैं जिनके द्वारा प्रतिजैविक का निर्माण किया जाता है। जैसे कुछ प्रतिजैविक हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है। ये जो प्रतिजैविक हैं इनका निर्माण कुछ जीवाणु या कवक के द्वारा ही किया जाता है। और जीवाणु और कवक क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। तो इस तरीके से आपको पता चल गया है कि जो प्रतिजैविक होता है, एंटीबायोटिक होता है, उसका निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है। तो ये भी सूक्ष्म जीवों का बहुत ही अच्छा एक उपयोग हो गया। देखिए पेनिसिलिन या अन्य प्रतिजैविक औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव होते हैं। ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या फिर उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, वो क्या कहलाती हैं? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं। जैसे कुछ एंटीबायोटिक यहां पर आपको दी गई हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ये कुछ प्रतिजैविक औषधियां हैं जो जीवाणु या कवक के द्वारा बनती हैं। अब जो ये प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ये पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? सबसे पहले
तो इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक एक वैज्ञानिक हैं, वो एक प्रयोग कर रहे थे और उस प्रयोग के दौरान इन्होंने पेनिसिलिन नामक जो औषधि है उसकी खोज करी। तो ये क्या प्रयोग कर रहे थे, ये एक जीवाणु के ऊपर, एक रोग के ऊपर प्रयोग कर रहे थे। इन्होंने कांच की स्लाइड जो है उसके ऊपर कुछ रोगाणु या कुछ जीवाणु फैलाए हुए थे जो रोग कारक हैं, उनके ऊपर ये रिसर्च कर रहे थे। तो कई दिनों के बाद इन्होंने सूक्ष्मदर्शी से क्या देखा कि जो वो कांच की स्लाइड है उस स्लाइड के ऊपर हरे रंग की फफूंद जम गई है, यानी कवक जम गए हैं। वो जो हरे रंग के कवक हैं वो जमने के बाद उस रोगाणु में उस जीवाणु की वृद्धि जो है वो रुक गई है, यानी वो नष्ट होने लग गए हैं। तो इससे इन्होंने क्या देखा कि ये जो फफूंद है, ये जो कवक हैं, ये कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, जीवाणुओं की वृद्धि को रोक रहे हैं। तो इनसे क्या कर सकते हैं, ऐसी मेडिसिन बनाई जा सकती है, एक ऐसी औषधि बनाई जा सकती है जो रोगाणुओं से लड़ सके। तो इस तरीके से इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की। पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक के रूप में काम में आने लगा। अब नेक्स्ट यूज देखने से पहले हम देखेंगे कि वैक्सीन क्या होती है, टीका क्या होता है। तो वैक्सीन क्या है, वैक्सीन एक ऐसी दवा है जो सूक्ष्मजीवों से बनाई जाती है। ऐसे सूक्ष्मजीव जो मृत होते हैं या निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, ऐसे सूक्ष्मजीव जो या तो मृत होते हैं या निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, उन सूक्ष्मजीवों से वैक्सीन का निर्माण किया जाता है। और वो वैक्सीन क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर, हमारा शरीर क्या करता है, उस वैक्सीन के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न कर लेता है, यानी उससे लड़ने की कैपेसिटी उत्पन्न कर लेता है। अब आपने देखा होगा कि 5 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनको पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है। तो पोलियो भी क्या है, एक तरीके का वैक्सीन है जो ओरली पिलाया जाता है, मुंह से पिलाया जाता है। कई वैक्सीन ऐसे होते हैं जो बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट किए जाते हैं और कई ओरली लिए जाते हैं, यानी मुंह से वो ड्रॉप के रूप में लिए जाते हैं। तो जो पोलियो ड्रॉप है, वो पोलियो ड्रॉप जो पोलियो का वायरस है जो मृत है या निष्क्रिय है, जो एक्टिव नहीं है, उससे बनाई गई पोलियो वैक्सीन वो बच्चों के शरीर में इंजेक्ट हो गई, बच्चों को पिला दी गई। अब भविष्य के अंदर यदि कोई बच्चा पोलियो वायरस से ग्रसित हो जाएगा, यदि उसके शरीर में पोलियो वायरस अटैक करता है, तो उसके शरीर के अंदर पहले से ही क्या उसने वैक्सीन ली हुई है, तो उसके शरीर के अंदर तो प्रतिरक्षा उत्पन्न हो चुकी है पहले से उस रोग से लड़ने के लिए। तो अब उसके अंदर यदि पोलियो वायरस अटैक करता है तो उसके शरीर में पहले से प्रतिरक्षी उसके प्रति, पोलियो वायरस के प्रति बन चुकी है, तो अब वो उसको रोग नहीं लगेगा। ऐसे ही जैसे हैजा है, टीबी है या हेपेटाइटिस है, तो इनकी भी क्या है, बच्चों को वैक्सीन दी जाती है जन्म के समय, तो बाद में जाकर भविष्य में कभी भी ये इस रोग से ग्रसित नहीं होते, क्योंकि इस रोग की इनके शरीर के अंदर प्रतिरक्षा उत्पन्न हो चुकी है। तो भविष्य में इस रोग से लड़ने की इनके अंदर कैपेसिटी उत्पन्न हो चुकी है, तो ये इस रोग से ग्रसित नहीं होंगे। तो इस तरीके से क्या करता है, वैक्सीन अपना कार्य करता है। तो वैक्सीन की खोज किसने की, वैक्सीन की खोज की एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने। एडवर्ड जेनर नामक जो वैज्ञानिक है, उन्होंने सबसे पहले खोज करी थी चेचक नामक टीके की। चेचक नामक टीके की इन्होंने खोज की। तो देखिए, वैक्सीन वो दवा है जो किसी मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव से प्राप्त किए जाते हैं, वह रोग कारक सूक्ष्म जीव से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं, यानी जो रोग कारक है सूक्ष्म जीव उससे लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करती है। जैसे कि आपको वैक्सीन का एग्जांपल दिया गया है पोलियो ड्रॉप। जैसे देखो, हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस को वैक्सीन से रोका जा सकता है। फिर आपके नेक्स्ट यूज आता है सूक्ष्म जीवों का मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करना। तो सूक्ष्म जीव कैसे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं? कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे राइजोबियम है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था, राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल। ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, यानी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। तो ये जो सूक्ष्म जीव है राइजोबियम और साइनोबैक्टीरिया, ये मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। नाइट्रोजन की पूर्ति करेंगे तो मिट्टी की उर्वरता में क्या होगी, वृद्धि होगी। देखिए, कुछ सूक्ष्म जीव जैसे राइजोबियम और साइनोबैक्टीरिया ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। अब नेक्स्ट आता है सूक्ष्म जीव
पर्यावरण को शुद्धिकरण करते हैं, पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। कैसे? इसके लिए भी हम एक प्रयोग करते हैं। दो गमले लेते हैं, दोनों गमलों के अंदर हम थोड़ी मिट्टी डालते हैं, गमला ए और गमला बी, इनके अंदर हमने मिट्टी डाली। अब ये जो गमला ए है, इस गमले के अंदर हमें क्या डालना है? फल, सब्जियां या जैविक कचरा, सब्जियों के छिलके वगैरह, ये कचरा हमने इसके अंदर डाला, मिट्टी के अंदर। दूसरा जो गमला है, इसके अंदर हमने डाली प्लास्टिक की बोतल, कांच की बोतल या पॉलीथीन, ये सब हमने इसके अंदर डाला। अब एक महीने के बाद जब हम देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो ये गमला ए है, इसके अंदर हमने जो कचरा डाला था, वो कचरा हमें इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो बी गमला है, इसके अंदर जो हमने प्लास्टिक, कांच की बोतल, पॉलीथीन जो हमने डाली थी, वो ऐसी की ऐसी इसके अंदर पड़ी है। क्यों? क्योंकि जो जैविक कचरा है, फल हैं, सब्जियां हैं, उनका जो कचरा है, इस कचरे का क्या किया? सूक्ष्म जीवों ने अपघटन कर दिया, और अपघटन करके किसका निर्माण किया? खाद का निर्माण किया। और वो खाद काम में आई किसके? मिट्टी की। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसने जो हानिकारक पदार्थ हैं, जो दुर्गंध युक्त पदार्थ हैं, उनका क्या कर दिया? अपघटन कर दिया। किसने? सूक्ष्म जीवों ने। तो एक तरीके से इन्होंने क्या किया? पर्यावरण का शुद्धिकरण किया। लेकिन ऐसा कचरा जैसे प्लास्टिक, कांच, पॉलीथीन, इनका क्या नहीं होता है? अपघटन नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि उन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जिनका आसानी से अपघटन हो जाता है। पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्मजीव उनका अपघटन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं? सूक्ष्मजीव पर्यावरण का शुद्धिकरण भी करते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि जो सूक्ष्मजीव है वो किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल है। क्लियर? नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे सूक्ष्मजीव हमारे लिए कैसे हानिकारक है, कैसे वो हमें हार्म करते हैं। तो बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपके ये समझ में आ रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रोज मिल सके, सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, कीप स्टडी।